12 से चलो, ए से कहां पर आ गए हम, डी पर, और डी और ई सेम पॉइंट है, वायर से कनेक्टेड है। डी और ई दोनों पॉइंट से हम रेजिस्टेंस 8 ओम कनेक्ट करके कहां पहुंचेंगे, ओ पर। डी से ही चलना है, एक रेजिस्टेंस लगाया, ओ पर आ गए। इस ई से चले, एक रेजिस्टेंस लगाया और ओ पर आ गए। दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने, ओ पर आने के बाद फिर देखा हमने तो हम एफ पे पहुंच रहे हैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, और एफ और बी सेम है, तो यहां से ओ से एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और एक तरह से एफ पर आ गए, और एफ और बी कैसा है, सेम। अब एक एफ और ई के बीच में और लगाया, कितना, तो एफ और ई ये पॉइंट से, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का, 12 ओम का। अब फिगर दिख रहा है क्लियर, ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये और फिर इसके साथ ये पैरेलल, सही है, ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में, और जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ पैरेलल में चला जाएगा। हो गया सब, तो वही है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तोड़ने वाला वही प्रोसीजर है। एक और है ऐसा ही, सभी 10 ओम के हैं, और ए और बी के बीच में रिजल्टेंट चाहिए, ए और बी। तो सीरीज पैरेलल क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा कुछ, ए से चलो, जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो यहां से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, ए से 4 हैं, 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये चारों के चारों देखो बी पर कनेक्ट हो गए जाके, ये भी बी पे गया, ये भी बी पे गया, ये भी बी पे आ गया, ये भी बी पे आ गया, तो किसमें है ये, पैरेलल, सही है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एज नेटवर्क शोन, ये फिगर है हमारे पास में, टू और 3 है और 3 2 है, यहां से करंट गया है 2 एम्पियर, AB CD, और वापस गया करंट, हमें चाहिए VA माइनस VB, VA माइनस VB चाहिए। देखो यहां से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस सेम है दोनों आर्म के, तो करंट सेम हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अलग अलग होते तो वो उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होता, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस सेम है, ऊपर भी 5 है, 3 और 2, नीचे भी 3 और 2 5 है, तो इधर 1 एम्पियर जाएगा और इधर भी, ठीक है। अब इससे हम यूज कर रहे हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, V ले रहे हैं, देखो VC माइनस VA, VC माइनस VA, ये V है, तो ओम्स लॉ में भी तो V इज इक्वल टू IR में V जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हम लिख रहे हैं क्लियर कि हाँ किस किस के बीच का है, ये दोनों आ गए। इज इक्वल टू IR, I कितना है 1 और इंटू R, 1 इंटू, ऐसे ही फिर लिखो VC माइनस VB, कितना होगा 1 इंटू IR से। हमें क्या चाहिए, VA माइनस VB, उल्टा माइनस करना था लेकिन ऐसा कर दो, बाद में देख लेंगे, माइनस कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो VC से VC, ये आ जाएगा VB माइनस VA, और ये आएगा माइनस में 3 और प्लस में
-1 आएगा, तो उल्टा कर दो इसे क्योंकि हमें चाहिए ये। अच्छा कर दिया, कितना आया आंसर। कि कैपेसिटर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो इसमें नहीं होगा तो इसे भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, भूल गए। ये दोनों किसमें लगे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 30, 10 + 20, और ये क्या है V, तो V = 3 वोल्ट, R = 30 ओम, क्या निकल के आएगा V = IR, I = V/R, 3 यानी कि करंट आ गया। जब करंट आ जाएगा तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर V = I की वैल्यू क्या है और R कितना है, तो कितना आ गया, ये 2 वोल्ट जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है यही इसके अक्रॉस होगा। Q = CB से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आ गया। Q कितना हो जाएगा 5 × 2 10 माइक्रोकूलम। इसमें हमें बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स AB एंड पॉइंट्स AC, AB के बीच में और AC के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, A और B के बीच में, ठीक है। करंट को सोच के देखना, यहां से करंट अगर हम भेजें तो ये करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। आगे सर्किट ओपन है, भाई ऐसे तुम तार निकालो और यहां छोड़ दो, कहां जाएगा आगे, वो सर्किट क्लोज भी तो होना चाहिए, तो यहां से ये इधर नहीं जाएगा, तो ये बेकार है और ये भी बेकार। अब इन दोनों को छोड़ दो और फिर फिगर में कुछ बचता नहीं है, ये तीनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में और फिर सीरीज, ठीक है। फिर उसे पूछा AC के बीच में बताओ, तो कौन कौन से बेकार हो गए, ये बेकार और ये बेकार। जब A और C के बीच में निकालेंगे तो ये वाला बेकार हो जाएगा और ये वाला बेकार हो जाएगा, हो गए बेकार। फिर क्या होगा, इसे हटाओ इसे हटाओ, अब इतना बचेगा। अब कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों के साथ ये पैरेलल हो जाएंगे, फिर ये तीनों सीरीज में आए, करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है ना। आगे मैंने वो भी बोला ना, करंट कैसे, जैसे यहाँ से एक वायर लगा के और यहाँ छोड़ दें हमें एक तार निकाल के, तो उससे आगे करंट जाएगा, उसमें भी नहीं आएगा वो करंट। जब सर्किट कंप्लीट होगा तब करंट फ्लो होगा। अब तुम कहो कि सर वो तार पड़ा हुआ है, जो करंट है, अब ये सोचो कि सर आप बोल रहे हैं करंट नहीं जाएगा, उसे पकड़ के देखो, जैसे ही तुम पकड़ोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब करंट लगेगा। वो इंसुलेटेड कर दो अपने आप। इसे यहां से चलते हैं करंट लेके, इसमें कहीं सीरीज पैरेलल नहीं है, कहीं भी कहीं सीरीज पैरेलल नहीं है। तुम तोड़ के देख लो, चाहे कुछ भी करके देख लो, सीरीज पैरेलल तुम्हें मिलने वाला नहीं है इसमें कहीं। देखो गौर से सोच के, कुछ नहीं है। कौन सा, और इनका क्या करेंगे, बीच में बना हुआ है। यहां पर देखो, अब समझो, यहां से करंट आ गया, यहां से आने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है करंट। करंट डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझें तो I करंट अगर गया तो ये I1 और I2 मिलेगा हमें, कंजर्व्ड है करंट की तरह से चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो करंट वापस हमें कितना मिलना चाहिए, और वो तब मिलेगा जब इधर से कितना आ जाए और इधर से सिमेट्री के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि करंट थोड़ा सा हिस्सा इधर ज्यादा चला गया और इधर कम, हमें मानना है कि हाँ उतना उतना वापस मिलेगा हमें। I1 I2 वापस आ गया, यहां पर पहुंच जाओ, यहां पहुंचने के बाद इस I1 के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक I3 और एक I4। तो I1 वापस यहां मिल रहा है तुम्हें, कब मिलेगा, जब ये I3 आ जाए और इधर से I4 आ जाए। इसका मतलब हुआ कि ये जो करंट था वो यहां से, जब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये वाला करंट यहां से इधर चला जाएगा। मतलब ये आपस में दिख रहे हैं कनेक्टेड, लेकिन है नहीं। करंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये दिख रहे थे वो कनेक्टेड है, करंट
कनेक्टेड है नहीं है वो, और कनेक्टेड नहीं है, अब फिगर में कुछ है ही नहीं। अब ये सीरीज है, उसके साथ ये पैरेलल, ये सीरीज है, उसके साथ ये पैरेलल, और फिर ये दोनों पैरेलल, हो गया सब। क्या कह रहा है? तो क्या करेगा? अब पेपर में ऐसा आएगा तो अब तो कर लेगा ना। चुप हो जा। हाँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल सिमेट्री को अगर हम सोच के देखें तो हमें उतना करंट वापस मिलना है। उस करंट को वापस लेने के लिए सबसे सिंपल प्रोसीजर यही है। अब तुम टिपिकल तो कुछ ही बना दो कि इसमें से कुछ पोर्शन इधर गया होगा, कुछ इधर बट गया होगा, इधर जाया होगा, इधर कम हो गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं। सिमेट्री से हम करेंगे तो यही प्रोसीजर है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, यहाँ ऐसा लगा मिल सकता है, अगर ऐसा मिलेगा तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जो करंट जाएगा वो करंट यहीं इकट्ठा होकर वापस मिलेगा, तो बीच वाली लाइन अलग हो जाएगी। तो ऊपर अलग, नीचे अलग, और बीच वाली अलग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल, बस अभी बोल रहे हैं इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आगे से कभी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम? ईएमएफ ऑफ सेल। और फिर भूल ही जाते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, तो बार बार ईएमएफ ही वर्ड यूज करते हैं हम नॉर्मली। ईएमएफ होता क्या है वो समझो। जैसे हमारे पास कोई ये सेल है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसे हमने कनेक्ट कर रखा है किसी एक रेजिस्टेंस R से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा और करंट ऐसे होता हुआ आएगा, अंदर से होता हुआ पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो पूछ रहा था, अंदर बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अंदर जो होंगे जो ये जो भरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, यही आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और वो आयंस ही इसमें मूव करते हैं। तो ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना कैसे वर्किंग क्या है, और वो शायद 11th में निकल भी गया है कि 12th में ही है, तो अच्छी बात। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से चार्ज ही तो मूव कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे आयन हो, मूव कौन कर रहा है? चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जो टोटल वर्क डन है और चार्ज का रेशियो, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टोटल वर्क डन क्या? टोटल वर्क डन है कि जो चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर वाले सर्किट में फ्लो हो तब वर्क करना पड़े, प्लस जब अंदर चले तब भी वर्क करना पड़े। तो W टोटल यहाँ पर वास्तव में W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल है। ठीक है, तो होल सर्किट में, पूरे सर्किट में जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो उस चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करेंगे और चार्ज का रेशियो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की। तो वास्तव में देखो ये V है, W/Q क्या है? पोटेंशियल है, तो ईएमएफ भी वास्तव में पोटेंशियल ही है, तो यूनिट पोटेंशियल वाली होगी। ईएमएफ की क्या होगी? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। दूसरा एक वर्ड और है, और वो है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है W एक्सटर्नल अपॉन Q। यानी कि चार्ज को मूव कराना है, और चार्ज को मूव कराएंगे कौन से सर्किट में? केवल बाहर बाहर, अंदर वाला वर्क नहीं लेंगे। तो जब केवल बाहर बाहर वर्क करा रहे हैं हम, उस कंडीशन में वर्क डन और चार्ज का रेशियो किसके इक्वल होगा? टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से सोच के देखें, अगर हम नॉर्मल वर्किंग सेल की अगर सोच के देखें, तो इसका तो मतलब ये हो गया ये ज्यादा होगा और ये कम। सही है, इसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है, बाहर भी कर रहे हो और अंदर भी कर रहे हो, और इसमें केवल, तो ये वर्क डन कम है। दोनों में चार्ज तो आ ही रहा है नीचे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी। तो टर्मिनल वोल्टेज कम है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा हो। जब हम सेल यानी कि सेल से करंट ले रहे हैं तब की बात हो रही है, सेल से करंट आ रहा है तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इसका भी वही वोल्टेज है, तो यूनिट पता ही है क्या होगी? वोल्ट होगी। एक वर्ड और है जो पढ़ना है, वो है
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस जानते ही हो क्या करता है, ये करंट को नहीं चलने देता, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। अब जो लिखा है उसी हिसाब से सोच लो। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कहां पर होगा, सेल के अंदर, जो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। तो इसे अब हम आगे से दिखाएंगे भी। जो भी सेल है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रोड हो गए दोनों, और ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें और जनरेट हो गया, स्मॉल आर। दिखेगा नहीं लेकिन होगा उसके पास। आइंस मूव करेंगे, आइंस मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड कितना अंदर डूबा हुआ है उसमें, इलेक्ट्रोड कितनी थिकनेस का है, कितनी लेंथ उसकी अंदर है, उस पर सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर उस समय कितना हो रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। एक तरह से समझ लो जैसे आर डिपेंड करता था ना एल पर, ए पर, नेचर पर, टेम्परेचर पर, ये भी करता है। उन फैक्टर पर नहीं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सेल के अंदर आ जाओ तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो उसका कितना पोर्शन अंदर है उसके इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है। वो टेम्परेचर उस समय कितना है उसका, उस पर डिपेंड करेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो तुम, उस पर भी डिपेंड करेगा, उसका नेचर भी होगा। तो वो सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं हम। तो स्मॉल आर हो गया क्लियर। रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, ओम। रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, ओम होगी।